हेलो फ्रेंड, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल क्रैक इट पे। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे सेकेंड ग्रेड 2016 के विज्ञान विषय के पेपर में जो 20% सेक्शन वीडियो गए थे वो हम इस वीडियो में सोल्व करने वाले हैं। आप सबको पता होगा कि सेकेंड ग्रेड 2016 के पेपर आज हमारे कंप्लीट हो जाएंगे, तो टोटल मिला के 100% 2016 वाली भर्ती के, 100% 2018 जनरल डिपार्टमेंट, 100% ही साइंस के डिपार्टमेंट वाली भर्ती 2018 की, तो टोटल 300% आज हमारे कंप्लीट हो जाएंगे सेक्शन वीडियो के। आपका कोई भी सब्जेक्ट हो, हिंदी हो, संस्कृत हो, एसएसटी, साइंस, मैथ्स, किसी भी सब्जेक्ट से आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, आपको टोटल वीडियो देखने हैं। टोटल वीडियो क्यों देखने हैं दोस्तों? अगर आप आज वाला पेपर देखोगे साइंस वाला, तो इसमें साइंस से संबंधित 1 या 2% मिलेंगे। बाकी जो सेक्शन विधियाँ वो कॉमन सिलेबस है, वही मूल्यांकन, उपचारात्मक कार्य, सहायक सामग्री है या परिभाषाएं हैं, पाठ्यक्रम से संबंधित परिभाषाएं, तो सब मैटर वो सबका समान है, सभी सब्जेक्टों का समान है। तो आपका कोई भी सब्जेक्ट हो, आपको हर एक वीडियो देखना है, हर एक क्वेश्चन करना है, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। आप सबको पता है कि एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, सेकंड ग्रेड के क्वेश्चन है, जो रेट के अंदर बहुत ज़्यादा प्रश्न आते हैं। अगर आपने देखे हैं तो आपको पता भी होगा, बताने की जरूरत भी नहीं है दोस्तों। तो अब बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं आज का हमारा पेपर। बहुत ही शानदार वीडियो है, लास्ट तक जरूर देखें। तो ये देखिए दोस्तों, साइंस के प्रश्न हम करते हैं 20। सबसे पहला प्रश्न आपके सामने 119 नंबर, प्रक्रिया के रूप में विज्ञान की प्रकृति में सम्मिलित होते हैं। प्रक्रिया के रूप में बोल रहा है दोस्तों, प्रक्रिया के रूप में विज्ञान की प्रकृति में सम्मिलित होते हैं। विज्ञान के प्रमुख संप्रति, वैज्ञानिक विधि, वैज्ञानिक सिद्धांत और विज्ञान की परिभाषाएं एवं ज्ञान कथन। तो दोस्तों, प्रक्रिया के रूप में है वो वैज्ञानिक विधि होती है। वैज्ञानिक विधि एक प्रक्रिया के रूप में हम लेते हैं विज्ञान की प्रकृति। तो ऑप्शन नंबर 2 है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब हम करते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा पाठ्यचर्या निर्माण का सिद्धांत नहीं है? आवश्यकता का सिद्धांत, शिक्षक केंद्रितता का सिद्धांत, उपयोगिता का सिद्धांत और लचीलेपन का सिद्धांत। तो दोस्तों, आप सबको पता होगा कि पाठ्यचर्या निर्माण का जो सिद्धांत नहीं है वो शिक्षक केंद्रितता का सिद्धांत है। ये पाठ्यचर्या निर्माण का सिद्धांत बिल्कुल नहीं होता है दोस्तों, शिक्षक केंद्रितता का सिद्धांत। रिपीटेड क्वेश्चन है, पहले भी हम इसकी बात कर चुके हैं। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर राइट हो जाएगा। 121 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता दल शिक्षण से संबंधित नहीं है? एक कक्षा को 2 या 2 से अधिक अध्यापक एक साथ पढ़ा सकते हैं। बिल्कुल सही बात है दोस्तों, ये तो मतलब संबंधित कथन है और हमसे पूछा है कि दल शिक्षण से संबंधित नहीं है। इसमें कक्षा अनुदेशन पूर्ण रूप से पूर्व व्यवस्थित होता है, यह सामूहिक उत्तरदायित्व पर आधारित होते हैं और यह एक बाल केंद्रित शिक्षण विधि है। तो दोस्तों, आप सबको पता होगा कि जो दल शिक्षण है वो शिक्षक केंद्रित विधि होती है, बाल केंद्रित नहीं होती है। तो ऑप्शन नंबर 2 है वो यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। और इसमें अनुदेशन प्रक्रिया वो पूर्ण रूप से पूर्व व्यवस्थित होती है, ये बात बिल्कुल सही है। पहले पूरी योजना वो बना ली जाती है कि इस प्रकार ये कार्य है वो ये टीचर करेगा और ये कार्य ये टीचर करेगा। तो पूरी अनुदेशन प्रक्रिया वो पूर्व व्यवस्थित होती है, लेकिन ये विधि वो बाल केंद्रित शिक्षण विधि नहीं है। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। फिर आता है अगला प्रश्न। विज्ञान प्रयोगशाला का आकार निर्धारित करते समय निम्नलिखित में से किस कारक को ध्यान में रखा जाना चाहिए? उपकरण का प्रकार, एक समय में कार्य करने वाले अधिकतम विद्यार्थियों की संख्या, उपकरण की कीमत और भंडार कक्ष की क्षमता। तो दोस्तों, यहाँ पर क्या बात कर रहा है कि विज्ञान की प्रयोगशाला का आकार निर्धारित करते समय निम्नलिखित में से किस कारक को ध्यान में रखा जाना चाहिए? अब दोस्तों, आप सबको पता है कि आकार को हमें आकार बनाना है, मतलब आकार कितनी बड़ी होनी चाहिए या छोटी होनी चाहिए। तो इसको निर्धारित करने के लिए उपकरण का प्रकार कोई ध्यान में रखने की जरूरत नहीं है दोस्तों। उपकरण की कीमत का भी इससे कोई लेना देना नहीं है। भंडार कक्ष की क्षमता का भी लेना देना नहीं है। लेकिन विद्यार्थियों की संख्या बिल्कुल ध्यान में रखनी है। मान लीजिए आपके विद्यालय में 100 हैं बच्चे और आप प्रयोगशाला इतनी छोटी सी बनवा रहे हैं जिसमें मुश्किल से 20 बच्चे आ सकें, तो इतनी छोटी नहीं होनी चाहिए। विद्यार्थियों की संख्या के अनुरूप आपकी प्रयोगशाला का आकार है वो होना चाहिए दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर 2 है वो यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। फिर बात करते हैं अगले प्रश्न की, 123 नंबर। किस प्रकार का मूल्यांकन विद्यार्थियों की अधिगम की विशिष्ट कमजोरियों को पहचानने के लिए प्रयुक्त होता है? संरचनात्मक, समेकित, निदानात्मक और उपचारात्मक। तो दोस्तों, बहुत ही आसान प्रश्न है, रिपीटेड क्वेश्चन है। यहाँ पर विशिष्ट कमजोरियों को पहचानने की बात कर रहा है। कमजोरियों की पहचान है वो निदानात्मक में करते हैं। ऑप्शन नंबर 3 है वो यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। फिर आता है अगला प्रश्न। विज्ञान का अन्य विषयों के साथ सहसंबंध को स्थापित करने में निम्नलिखित में से कौन मुख्य भूमिका निभाता है? पाठ्यपुस्तक, शिक्षक, पाठ्यचर्या और ये सभी। तो दोस्तों, विज्ञान के अन्य विषयों के साथ सहसंबंध को, मतलब विज्ञान का हिंदी के साथ है, विज्ञान का गणित के साथ है, विज्ञान का भूगोल, चित्रकला, किसी भी सब्जेक्ट दूसरा सब्जेक्ट के साथ सहसंबंध स्थापित करने में सबसे मुख्य भूमिका वो कौन निभाता है? तो दोस्तों, यहाँ पर आप सबको पता है कि पाठ्यपुस्तक भी निभाएगी, पाठ्यचर्या भी निभाएगी और शिक्षक तो निभाता ही है। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों। ये सभी, अगर यहाँ पर उपरोक्त सभी ऑप्शन में नहीं आता
तो फिर आप क्या चूज़ करते? तो दोस्तों फिर सबसे ज़्यादा भूमिका वो शिक्षक की होती है। ऑप्शन 2 होता, अगर उपरोक्त सभी नहीं होगा तो ऑप्शन 2 होगा, लेकिन यहाँ पर उपरोक्त सभी दे रखा है और इस क्वेश्चन का राइट आंसर भी ऑप्शन नंबर 4 है। लेकिन अगर मैं बात कर रहा हूँ कि ऑप्शन 4 मतलब उपरोक्त सभी की जगह और कोई ऑप्शन आ जाता तो आप क्या करते? तो वहाँ पर आपको शिक्षक है वो सबसे ज़्यादा भूमिका निभाता है मुख्य। फिर बात करते हैं अगले प्रश्न की, क्वेश्चन नंबर 125। करिकुलम शब्द की उत्पत्ति हुई है फ्रेंच भाषा, लैटिन भाषा, अंग्रेजी भाषा और जर्मन भाषा। तो दोस्तों आप सबको पता है कि करिकुलम शब्द की उत्पत्ति है वो लैटिन भाषा से हुई है, जिसका अर्थ होता है दौड़ का मैदान। ऑप्शन नंबर 2 है वो यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। और दोस्तों एक मैं मतलब आपको एक ट्रिक भी बता देता हूँ, लगभग साइकोलॉजी से संबंधित जो ये शिक्षण विधि भी मान लीजिए आप, इसमें लगभग जो शब्दों की उत्पत्ति है वो लैटिन भाषा से होती है। सिर्फ 1-2 शब्द हैं, जैसे गेस्टाल्ट शब्द है वो जर्मन है, इसके अलावा भी 1-2 शब्द और होंगे, और 99% जो शब्दावली है वो सब लैटिन भाषा की है। तो आपको अगर तुक्का भी लगाना है तो आप लैटिन भाषा ही लगाएं। इसके अलावा और कोई भाषा के शब्द हैं वो बहुत ही एकदम से नाम मात्र के हैं जो आप याद रख सकते हैं, बाकी सभी शब्द हैं वो लगभग लैटिन भाषा के शब्द हैं। फिर बात करते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की। निम्नलिखित में से कौन सा सोपान परियोजना विधि से संबंधित नहीं है? उपकल्पनाओं का निर्माण, परियोजना की तैयारी, परियोजना का क्रियान्वयन और परियोजना का मूल्यांकन। तो दोस्तों ये भी शानदार प्रश्न है। आप सबको पता है कि उपकल्पनाओं का निर्माण है वो परियोजना विधि से संबंधित नहीं होता है। ऑप्शन नंबर 1 है वो यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा, उपकल्पनाओं का निर्माण। फिर बात करते हैं अगले प्रश्न की। कक्षा के बाहर संचालित क्रियाकलाप जहां छात्र अवलोकन करते हैं, प्रयोग करते हैं, खोज करते हैं, प्राकृतिक घटनाओं की व्याख्या करते हैं कहलाती है। कक्षा के बाहर संचालित क्रियाकलाप, ये लाइन आपको ध्यान में रखनी है, कीवर्ड है। तो क्या होगी? विज्ञान क्लब होगा, क्षेत्र भ्रमण होगा, विज्ञान प्रयोगशाला होगी, ये विज्ञान संग्रहालय होगा। तो दोस्तों आप सबको पता है कि यहाँ पर क्या बात कर रहा है कि कक्षा के बाहर संचालित क्रियाकलाप जहाँ छात्र अवलोकन करते हैं, प्रयोग करते हैं, खोज करते हैं, प्राकृतिक घटनाओं की व्याख्या करते हैं। तो दोस्तों प्राकृतिक घटनाओं का नाम आ जाए वहाँ पर क्षेत्र भ्रमण होगा। ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, 127 में ऑप्शन नंबर 2। फिर अगला प्रश्न। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में व्यापक मूल्यांकन का अर्थ है संज्ञानात्मक पक्ष का मूल्यांकन, संज्ञानात्मक एवं भावात्मक पक्ष का मूल्यांकन, संज्ञानात्मक भावात्मक और क्रियात्मक पक्ष का मूल्यांकन, भावात्मक एवं क्रियात्मक पक्ष का मूल्यांकन। तो दोस्तों व्यापक मूल्यांकन का अर्थ है ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, संज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक पक्ष से तीनों का मूल्यांकन करना ही व्यापक मूल्यांकन का अर्थ होता है। तो 128 में ऑप्शन नंबर 3 है वो राइट हो जाएगा। फिर 129 नंबर प्रश्न। कार्य योजना POA 1992 या NP 1986 में शिक्षक की निम्नलिखित में से किन भूमिकाओं एवं उत्तरदायित्वों पर विशिष्ट बल दिया गया है? शिक्षण एवं मार्गदर्शन करना, प्रयोग एवं अनुसंधान करना, सामाजिक एवं विस्तार सेवाओं में भाग लेना, और निम्नलिखित कोट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। अ, ब और से, केवल अ और ब, केवल अ और से और केवल अ। तो दोस्तों इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, मतलब जो तीनों चीज़ें हैं वो सब शिक्षक के उत्तरदायित्वों पर विशिष्ट बल देती हैं। तो ऑप्शन 1 है वो यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा, ये भी होगा, ये भी होगा और ये भी होगा। फिर है अगला प्रश्न 130 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा पद रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन में अंतिम पद होता है? शिक्षण पद, परीक्षण पद, अभ्यास पद, प्रस्तावना पद। तो दोस्तों ये भी शानदार प्रश्न है और 130 में हो जाएगा परीक्षण पद। परीक्षण पद है वो अंतिम पद होता है। कौन सा पद रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन में अंतिम पद होता है? तो अंतिम पद तो होता है दोस्तों परीक्षण पद और प्रथम पद होता है शिक्षण पद। ये दोनों चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। और आपको मैं बता दूं, अगर आपको रिट 2018 वाला पेपर आपने देखा है तो लगातार 2%, इस पेपर में जो हमने अभी तक 7-8 प्रश्न किया उसमें से 3% आपको विज्ञान की शिक्षण विधियों में मिलेंगे। आप देख सकते हैं रिट 2018 वाला पेपर और ये पेपर, ये रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन वाला प्रश्न भी उसमें आया हुआ था और एक दूसरा प्रश्न भी रिपीटेड हुआ है। फिर आता है अगला प्रश्न दोस्तों 131 नंबर। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा NCF 2005 से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा मार्गदर्शक सिद्धांत नहीं है? ज्ञान को स्कूल के बाहर के जीवन से जोड़ना, बिल्कुल सही बात है दोस्तों, ये तो है। पढ़ाई रटन प्रणाली से मुक्त हो यह सुनिश्चित करना, परीक्षा को अपेक्षाकृत अधिक जटिल व अधिक कठिन बनाना। तो दोस्तों ये कथन वो बिल्कुल गलत है। मार्गदर्शक सिद्धांत क्या था कि परीक्षा को आपको सरल बनाना है और जीवन से जोड़ना है, न कि कठिन बनाना। तो ऑप्शन नंबर 3 है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। फिर आता है अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 132। निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण विधि बाल केंद्रित शिक्षण विधि है? प्रदर्शन विधि, व्याख्यान विधि, व्याख्यान युक्त प्रदर्शन विधि और प्रयोगशाला विधि। तो दोस्तों बहुत ही शानदार प्रश्न है और एकदम से कन्फ्यूजन वाला प्रश्न है ये। तो आपको आज इसका आंसर वो मिल जाएगा, ऑफिशियल आंसर की से क्या आंसर RPSC ने माना है जो एकदम सही होगा दोस्तों। तो कौन सी शिक्षण विधि बाल केंद्रित विधि है?
प्रदर्शन विधि दोस्तों बिल्कुल नहीं होगा। व्याख्यान विधि तो आप सबको पता है कि होता ही नहीं है, लेकिन कहीं कहीं पर इसको बाल केंद्रित विधि माना जाता है कि व्याख्यान युक्त प्रदर्शन विधि है वो बाल केंद्रित विधि होती है। लेकिन दोस्तों ये भी शिक्षक केंद्रित विधि होती है, जबकि प्रयोगशाला विधि है वो बाल केंद्रित विधि है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 प्रयोगशाला विधि। फिर अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता वैज्ञानिक दृष्टिकोण वाले व्यक्ति के व्यक्तित्व गुणों को नहीं दर्शाती है? उदार मनोवृत्ति, जिज्ञासा की प्रवृत्ति, अंधविश्वासों में विश्वास, कार्य कारण संबंधों में विश्वास। तो दोस्तों वैज्ञानिक दृष्टिकोण की बात कर रहा है तो आप सबको पता है कि अंधविश्वासों में विश्वास हो ही नहीं सकता वैज्ञानिक दृष्टिकोण वाले व्यक्ति में। तो ऑप्शन नंबर 4 वो यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा, ऑप्शन 4। फिर आता है नेक्स्ट प्रश्न, ब्लूम की टेक्सोनोमी के अनुसार भावात्मक पक्ष के उद्देश्यों का सही क्रम क्या है? तो दोस्तों ऑप्शन आप देख सकते हैं, आग्रहण, अनुक्रिया, अनुमूल्यन, संगठन, चारित्रिकरण, सब ऑप्शन आप देख लेना और सही आंसर अपने मन में सोच लेना। आपको मैं इसका करेक्ट आंसर बता देता हूँ। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों। ब्लूम की जो टेक्सोनोमी है भावात्मक पक्ष, जिसको मतलब बाद में इसका विस्तृत विवरण वो क्रथवाल ने किया था, आप सबको पता भी होगा। तो इसके जो 5 क्रम हैं वो हैं आग्रहण, उसके बाद अनुक्रिया, फिर अनुमूल्यन, फिर संगठन और लास्ट में आता है चारित्रिकरण। ऑप्शन नंबर 1 है वो यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। फिर बात करते हैं अगले प्रश्न की, 135। निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने आगमनात्मक अधिगम को प्रोत्साहित किया? डेविड आशुबेल, जे.एस. ब्रूनर, बी.एफ. स्किनर और हार्वर्ड गार्डनर। दोस्तों ये भी शानदार प्रश्न है। आप सबको पता है कि आगमनात्मक अधिगम, यहाँ पर आगमनात्मक अधिगम की बात कर रहा है। आगमनात्मक अधिगम वो दोस्तों ब्रूनर का दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आपको डेविड आशुबेल नहीं करना है दोस्तों, आगमनात्मक अधिगम वो ब्रूनर की है, जे.एस. ब्रूनर। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। फिर आता है अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से विज्ञान क्लब के संगठन का मुख्य उद्देश्य है? अध्यापकों के व्यक्तित्व का विकास करना, प्रधानाचार्य के प्रबंधन कौशल का विकास करना, अभिभावकों को विद्यालय से जोड़ना और विद्यार्थियों में सृजनात्मक एवं संगठनात्मक क्षमता का विकास करना। तो दोस्तों विज्ञान क्लब के संगठन का मुख्य उद्देश्य क्या है? सबसे मुख्य उद्देश्य आप सबको पता है कि विद्यार्थियों में जो सृजनात्मक और संगठनात्मक क्षमता का विकास करना विज्ञान क्लब का सबसे मुख्य या मेन उद्देश्य होता है। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर राइट हो जाएगा। फिर आता है अगला प्रश्न, वस्तुनिष्ठ प्रकार के परीक्षण का गुण है? परीक्षण पदों में विश्वसनीयता एवं वैधता है, अध्यापक छात्र की आंतरिक अनुभूति का आकलन कर सकता है, प्रश्नों का निर्माण सरल होता है और अंकन प्रक्रिया समय लेने वाली होती है। तो वस्तुनिष्ठ प्रकार के परीक्षण का गुण, तो दोस्तों सबसे जो इम्पोर्टेंट गुण है वो परीक्षण पदों में विश्वसनीयता और वैधता होती है। ऑप्शन 1 है वो यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। फिर आता है अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी अप्रक्षेपित शिक्षण सामग्री नहीं है? अप्रक्षेपित नहीं है मतलब प्रक्षेपित कौन सी है, ये बात हमसे पूछ रहा है। तो फ्लैनल बोर्ड है, चार्ट है, मॉडल है या चलचित्र है? तो दोस्तों 138 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 चलचित्र। चलचित्र वो प्रक्षेपित सामग्रियों में आती है। फिर बात करते हैं आज के लास्ट एंड फाइनल प्रश्न 139। दोस्तों ये भी विज्ञान का है, मतलब हमारी शिक्षण विधियों के 20 प्रश्न है वो हो चुके हैं, फिर भी इसका आ गया है तो मैं बता देता हूँ। गुणसूत्र निर्मित होते हैं आरएनए डीएनए से, आरएनए लिपिड से, डीएनए और शर्करा से, डीएनए और प्रोटीन से। तो दोस्तों गुणसूत्र किसके बने होते हैं? 139 में होगा ऑप्शन नंबर 4 डीएनए और प्रोटीन से बने होते हैं। डीएनए और प्रोटीन से गुणसूत्र वो बने होते हैं। तो ये थे दोस्तों आज के 21 प्रश्न हमने कर लिए हैं। 20 प्रश्न है वो शिक्षण विधियों के, 1 प्रश्न है विज्ञान का। तो दोस्तों आज हमारे 300 प्रश्न वो कंप्लीट हो चुके हैं शिक्षण विधियों के। उम्मीद करता हूँ आपको ये सीरीज वो पसंद आ रही होगी। इसके बाद हम सेकंड ग्रेड 2013 के प्रश्न करेंगे कल से। तो मिलते हैं दोस्तों नई वीडियो के साथ। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।